समष्टि अर्थशास्त्र विषय की इस वर्चुअल क्लास में पुनः आप सभी का स्वागत है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अभी अपन ब्याज से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में जो दूसरा सिद्धांत है वह नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इन अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है उसका नाम है ऋण योग्य राशियों का सिद्धांत। ऋण योग्य राशियों का जो शाब्दिक अर्थ है वह है एक अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए जो उधार उपलब्ध होता है उसकी पूर्ति और उसकी मांग के कौन कौन से चर होते हैं उनको ऋण योग्य राशियों में शामिल करते हैं। यह सिद्धांत कई नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा विकसित किया गया है। इन अर्थशास्त्रियों में जो प्रमुख नाम हैं उनमें विक्सेल, बर्टिल ओहलिन, रॉबर्टसन, लिंडाल और जेकब वाइनर प्रमुख हैं। ये सिद्धांत प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के जो ब्याज निर्धारण का सिद्धांत है उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए ब्याज निर्धारण के लिए केवल वास्तविक कारकों को ही उत्तरदायी नहीं मानता है, बल्कि इसके लिए यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग और पूर्ति को भी ब्याज दर निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। ये वास्तविक कारकों जिनमें बचत की प्रवृत्ति, पूंजी की उत्पादन शक्ति के साथ साथ मौद्रिक कारकों जैसे मुद्रा का संचय, बैंकों के द्वारा जो अर्थव्यवस्था में साख सृजन किया जाता है, इसी तरह जो उपभोग के उद्देश्य से जो मुद्रा ऋण का लेन देन होता है उसका प्रभाव भी ब्याज दर पर होता है और उस प्रभाव को भी ये अपने सिद्धांत में सम्मिलित करते हैं। इस तरह इनके अनुसार ब्याज दर का निर्धारण एक अर्थव्यवस्था में ऋण योग्य राशियों की मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा परस्पर किया जाता है। अब अपन सबसे पहले इस सिद्धांत के अंतर्गत ऋण योग्य राशियों की मांग में कौन कौन से जो तत्व हैं वो शामिल हैं उनको एक एक करके अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो स्रोत है वह है निवेश के लिए ऋण की मांग। एक अर्थव्यवस्था में जो निवेशक हैं वो उधार की मांग करते हैं और उनकी ये मांग ब्याज दर सापेक्ष होती है। ब्याज दर अधिक होने पर निवेश के लिए जो उधार है उसकी मांग में कमी हो जाती है और ब्याज दर में कमी होने पर निवेशक अधिक मात्रा में उधार प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से ब्याज दर और निवेश के लिए जो मांग है उसमें एक विपरीत संबंध पाया जाता है और निवेश मांग वक्र है वह बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ नकारात्मक ढाल लिए हुए होता है। जो दूसरा प्रमुख स्रोत है मांग का वह है उपभोग के लिए मांग, जिसे अपन डिश सेविंग भी कह सकते हैं। उपभोग के लिए विशेष रूप से जो टिकाऊ उपभोग वस्तुओं के लिए अर्थव्यवस्था में उधार की मांग होती है यह मांग भी ब्याज दर सापेक्ष होती है, अर्थात ब्याज दर में कमी से उपभोग की मांग है वो बढ़ती है। इसी प्रकार से ब्याज दर में वृद्धि होने पर उपभोग के लिए जो उधार की मांग की जाती है वह कम होती है। तीसरा जो प्रमुख स्रोत है ऋण योग्य राशियों की मांग का वह है संचय की मांग। संचय का आशय है एक अर्थव्यवस्था में लोग अपनी आय का एक भाग नगद रूप में अपने पास रखते हैं, यानी ये एक प्रकार से निष्क्रिय मुद्रा होती है। यह भी ब्याज दर के साथ विपरीत रूप से संबंधित होती है, अर्थात लोग अधिक संचय करेंगे यदि अर्थव्यवस्था में ब्याज दर कम होती है। ब्याज दर के बढ़ने पर लोग अपने पास कम संचय के रूप में रखते हैं और अधिक मात्रा में अर्थव्यवस्था में उधार उपलब्ध करवाते हैं। इस सिद्धांत का जो दूसरा पार्ट है उसमें अपन ऋण योग्य राशियों की पूर्ति की बात करते हैं। एक अर्थव्यवस्था में उधार की लिए जो राशियां हैं उनकी पूर्ति किन किन के द्वारा की जाती है या उसके स्रोत क्या क्या हैं। इनमें जो सबसे प्रमुख स्रोत है वह है अर्थव्यवस्था में होने वाली बचत। बचत आय का वह भाग है जो उपभोग नहीं किया जाता है। अर्थव्यवस्था में न केवल बचत परिवारों के द्वारा की जाती है बल्कि बचत का एक प्रमुख स्रोत कॉरपोरेट बचत भी होती है। ये दोनों प्रकार की बचतें
ब्याज दर के साथ धनात्मक रूप से संबंधित होती हैं, यानी अर्थव्यवस्था में बचतों में वृद्धि ब्याज दर में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है, अर्थात लोग ब्याज दर बढ़ने पर अधिक बचत करने को प्रेरित होते हैं। दूसरा जो प्रमुख स्रोत है वह है असंचय, जिसे डिसहोर्डिंग भी कह सकते हैं। असंचय का जो तात्पर्य है वह है कि संचित मुद्रा का जो एक भाग यदि अपन निकाल लेते हैं और उसे बाजार में उपलब्ध करवा देते हैं तो वह सक्रिय मुद्रा का रूप धारण कर लेती है और अर्थव्यवस्था में उधार देने के लिए वह मुद्रा उपलब्ध होती है। इससे भी ऋण योग्य राशियों की पूर्ति में वृद्धि होती है। असंचय है उसका भी ब्याज दर के साथ धनात्मक संबंध होता है, यानी असंचय का जो पूर्ति वक्र है वह भी धनात्मक ढाल लिए हुए होता है। बैंकों के द्वारा जो साख का सृजन किया जाता है जो कई रूपों में हो सकता है। एक ये जो बैंक नए ऋण उपलब्ध करवाते हैं या प्रतिभूतियों का क्रय करते हैं, इससे अर्थव्यवस्था में साख का सृजन होता है और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। इस मुद्रा की पूर्ति को अपन बैंक मुद्रा पूर्ति भी कह सकते हैं। साधारणतः अधिक ब्याज दर पर बैंक अधिक मुद्रा का या बैंक साख का सृजन करते हैं। इस तरह बैंक साख और ब्याज दर के मध्य एक धनात्मक संबंध होता है। डिसइन्वेस्टमेंट ऋण योग्य राशियों का एक प्रमुख स्रोत बनता जा रहा है। इसमें डिसइन्वेस्टमेंट का जो आशय है वह है उद्योगपतियों के द्वारा जो उन्होंने अपने व्यवसाय में पूंजी लगा रखी है उस पूंजी को निकाल लेना। उद्योगपति अपने व्यवसाय से पूंजी तभी निकालते हैं जब उनको उस व्यवसाय में मिलने वाली प्रतिफल की दर बाजार में जो ब्याज दर प्रचलित है उससे कम हो जाती है। इससे यह पूंजी को निकालकर बाजार में उधार देते हैं ताकि अधिक प्रतिफल प्राप्त कर सके। इस तरह विनिवेश की मांग यानी विनिवेश और ब्याज दर के मध्य भी एक धनात्मक संबंध होता है और विनिवेश से भी ऋण योग्य राशियों की पूर्ति में वृद्धि देखने को मिलती है। इस तरह ऋण योग्य राशियों की मांग और पूर्ति का परस्पर समानता के द्वारा एक अर्थव्यवस्था में अपन संतुलन ब्याज दर का निर्धारण कर सकते हैं, जैसा कि नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने प्रतिपादित किया है। इनके अनुसार जो ऋण योग्य राशियों की मांग है उसमें निवेश मांग, संचय और उपभोग के लिए जो ऋण लिया जाता है जिसे डिस सेविंग कहते हैं को शामिल कर रहे हैं। निवेश के लिए जो या ऋण योग्य राशियों की जो बचत की पूर्ति होती है उसमें बचत, बैंक साख सृजन, असंचित धन जिसे डिसहोर्डिंग कहते हैं और डिस इन्वेस्टमेंट को शामिल करते हैं। इन दोनों मांग और पूर्ति में समानता के द्वारा एक अर्थव्यवस्था में संतुलन ब्याज दर का निर्धारण होता है। इसे अपन एक रेखा चित्र से भी स्पष्ट कर सकते हैं। इस रेखा चित्र में वाई एक्सिस पे अपन ब्याज दर को ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पे अपन ऋण योग्य राशियों की मांग और पूर्ति को ले रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऋण योग्य राशियों की मांग के बारे में। अपन ने जैसा कि पढ़ा कि ऋण योग्य राशियों की मांग का जो सबसे प्रमुख स्रोत है वह है निवेश मांग। इसका वक्र भी निगेटिव ढलान लिए हुए है। दूसरा जो इसका स्रोत है वह है संचय और तीसरा स्रोत है वह है उपभोग मांग या कहें डिस सेविंग। इन तीनों वक्रों का ब्याज दर के साथ ऋणात्मक संबंध है, इसीलिए इनका ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर ऋणात्मक ढाल लिए हुए हैं। इन तीनों वक्रों को यदि अपन क्षैतिज रूप से यदि जोड़ लेते हैं तो अपन को ऋण योग्य राशियों का मांग वक्र प्राप्त होता है जिसे अपन DL के रूप में दिखा रहे हैं। इसी तरह ऋण योग्य राशियों की पूर्ति को दर्शाने वाले वक्र हैं बचत वक्र जिसे S के रूप में दिखाया गया है, बैंक साख सृजन का वक्र जिसे BM के रूप में दिखाया गया है, असंचय धन जिसे डिसहोर्डिंग के रूप में DH के रूप में दिखाया गया है और डिस इन्वेस्टमेंट वक्र जिसे DI के रूप में दिखाया गया है। ये सभी वक्र ब्याज दर और इन चरों के मध्य धनात्मक संबंध को बताते हैं। इन सभी वक्रों को यदि अपन क्षैतिज रूप से जोड़ लेते हैं
तो अर्थव्यवस्था में ऋण योग्य राशियों का पूर्ति वक्र प्राप्त होता है SL के रूप में। इस तरह ऋण योग्य राशियों की मांग और पूर्ति रेखा चित्र में ई बिंदु पर समान है, जहां पर ये दोनों वक्र एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस ई बिंदु पर अर्थव्यवस्था में संतुलन ब्याज दर का निर्धारण होता है, जो कि OR के रूप में है। इस संतुलन ब्याज दर पर ये दोनों राशियां OM मात्रा के रूप में समानता लिए हुए हैं। इस तरह नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक अर्थव्यवस्था में संतुलन ब्याज दर का निर्धारण ऋण योग्य राशियों की मांग और उनकी पूर्ति की समानता के द्वारा होता है, और इन चरों में न केवल वास्तविक चर शामिल हैं बल्कि मौद्रिक चर भी शामिल हैं।